हेलो मेरे शेरनियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड इवनिंग आप सभी को। फिजिक्स विद लक्ष्मण यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बिहार बोर्ड मॉडल सेट का शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं, जो कि 100% सही व सटीक सॉल्यूशन है। आप इसे देखकर यहाँ से 100% विद्यार्थियों की जरूर है 2 से 3 क्वेश्चन रहने का उम्मीद है। 100% मैं गारंटी देता हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग है इसे ध्यान पूर्वक एक एक बारीकी से समझेंगे एक एक चीज को, और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आता है उसे 100% सही व सटीक लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में एक एक नंबर भी नहीं कटे। और 100% इस बार परचम लहराना है दोस्तों बिहार बोर्ड में, और अच्छा से अच्छा नंबर ला करके दिखाना है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो आते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं। तो लॉरेंज बल होता है कि सपोज दैट कोई चार्ज लिया, और उस चार्ज को हमने विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में कोई वेग से हमने उसमें कोई वेग से उसके अंदर जाने दिया। तो उस पर है कि उस आवेश पर 2 बल लगेगा। एक बल लगेगा आपका विद्युत क्षेत्र के कारण, और दूसरा बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण। विद्युतीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्यू ई होता है, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल हो जाएगा क्यू भी क्रॉस बी होता है। कभी कभार क्वेश्चन ये भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि कोई आवेश से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान कितना होगा। तो चुंबकीय बल का मान हो जाएगा क्यू भी क्रॉस बी होगा। इन्हें दोनों का योगफल कहलाता है लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल के अनुसार एफ एल बराबर क्यू ई प्लस भी क्रॉस बी होगा, क्यू भी क्रॉस बी होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होता है। विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होता है, दोनों का परिमाण समान होगा, चिन्ह विपरीत होगा, कुछ दूरी परिस्थित होगा, तो उस निकाय को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। इसका डिफिनेशन भी मैंने सही से लिख दिया, बता दिया है। यदि 2 आवेश परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत कुछ दूरी पर स्थित हो, इस प्रकार बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, यानी द्विध्रुव का मतलब होता है 2, यानी 2 आवेश परिमाण में समान रहेगा। अगर ये 10 कूलम तो ये भी 10 कूलम, ये प्लस 10 कूलम तो ये -10 कूलम रहेगा। और दूरी क्या है, आर है। तो इस प्रकार से ये निकाय बन जाता है, और इस निकाय को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक नया चीज में ऐड होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण बराबर होता है क्यू गुना 2L या क्यू गुना आर, आर क्या है, दोनों आवेश के बीच की दूरी। क्यू क्या है, आवेशों के परिमाण, चाहे इसका परिमाण ले लो या इसका, दोनों का परिमाण तो समान होता है। कभी कभार इसका यूनिट पूछ देगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यूनिट क्या होता है। तो यूनिट होता है, देखिए क्यू का यूनिट होगा कूलाम, और आर का यूनिट होता है मीटर, कूलाम मीटर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं। संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं। तो संधारित्र की धारिता होती है किसी भी संधारित्र में संचित आवेश की मात्रा और दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर का अनुपात होता है। यानी संचित आवेश की मात्रा और विभवांतर का अनुपात क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। संचित आवेश की मात्रा और विभवांतर का अनुपात क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। तो सी बराबर क्यू बटा भी होगा। अब कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि धारिता का इकाई क्या होगा। धारिता का इकाई क्या होगा, धारिता का इकाई होता है कूलाम प्रति वोल्ट, और कूलाम प्रति वोल्ट को ही हम लोग बोलते हैं फैराड। कूलाम प्रति वोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। और 1 कूलाम बटा 1 फैराड को हम लोग 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट को 1 फैराड बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि संधारित्र की धारिता को परिभाषित करें, या संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आने की बहुत उम्मीद है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होता है, तो किसी भी मटेरियल का एक गुण होता है। किसी भी मटेरियल, चाहे वो मटेरियल चालक हो, कुचालक हो या अर्धचालक हो, उसका गुण होता है। ये गुण पता कैसे चलता है, तो किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता निकालना है तो उस चालक में, सपोज एक चालक लीजिए, इस चालक में धारा प्रवाहित आई कर दिया, इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जो भी क्षेत्र उत्पन्न होगा तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात, विद्युतीय क्षेत्र और धारा घनत्व का अनुपात, विद्युतीय क्षेत्र और धारा घनत्व का अनुपात क्या बता देगा, प्रतिरोधकता बताएगा। विद्युतीय क्षेत्र को हम लोग जानते हैं V/L, और चुंबकीय क्षेत्र को जानते हैं, धारा घनत्व को हम लोग जानते हैं I/A। धारा घनत्व को हम लोग जानते हैं I/A, जानते हैं धारा घनत्व को I/A जानते हैं। जब ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए V/I और A/L। V/I को ओम के नियम से आप जानते हैं कि आर होता है। V/I बराबर क्या होता है, आर।
और यहाँ पर वैल्यू जब रखेंगे तो ये आ जाएगा आर ए बाई एल। तो रो बराबर आर ए बाई एल। या याद रखेंगे कि इसका प्रतिरोधकता का इकाई होता है ओम मीटर। ओम मीटर होगा, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी, ओम मीटर होगी। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने की 100% यहाँ पे भी उम्मीद है कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। कि सपोज दैट कोई हमने एक बैटरी लिया और उस बैटरी में उस बैटरी को बैटरी और एक स्विच और प्रतिरोध को लेकर के एक हमने संपूर्ण परिपथ बनाया। अब संपूर्ण परिपथ बनाएंगे तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। जैसे यही मैंने प्रतिरोध और लेकर के एक संपूर्ण परिपथ बनाया और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह करवाने के लिए सबसे मेन चीज होता है उसमें आवेश। आवेश का प्रवाह होगा। तो आवेश जब उस पूरे परिपथ में घूमेगा यानी उसके द्वारा कार्य होगा। तो कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा व्यय ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन, इसका एसआई यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। इसका एसआई मात्रक देखेंगे तो इसका एसआई मात्रक यहीं से निकल करके आ जाएगा। इसका एसआई मात्रक आपका होगा जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम को वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कूलाम को क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। एक वोल्ट का मतलब समझना है कि एक जूल बटा एक कूलम होता है। एक जूल बटा एक कूलम होता है। आप लोग चाहते हैं कि इसका पीडीएफ सॉल्यूशन मिले तो आप लोग मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही कि लॉन्ग टाइप का सॉल्यूशन भी करवा दूं तो जल्दी से है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि मैं अगले वीडियो आप लोग को जल्द से जल्द मिल सके। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड वर्ण कोड से आप क्या समझते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कार्बन प्रतिरोध एक्चुअल में कार्बन प्रतिरोध देखेंगे तो कार्बन प्रतिरोध पर 4 पट्टी लगी होती है। 4 पट्टी, विभिन्न कलर की 4 पट्टी होती है। पहली 2 पट्टी बताती है संख्यात्मक मान को, तीसरी पट्टी बताती है गुणांक को और चौथी पट्टी बताता त्रुटि मान को बताता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि लाल है, पहली पट्टी लाल है, दूसरा पट्टी हरा है, तीसरी पट्टी नीला है और चौथी पट्टी चांदी है। तो इसके लिए प्रतिरोध का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग याद रखे होंगे कि इसके लिए एक ट्रिक आता है कलर कोड के लिए, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, हैड वेरी गुड वाइफ। इससे है बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, ग्रेट जी फॉर ग्रीन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बी फॉर यहाँ पे बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव का मतलब कुछ नहीं, वेरी का मतलब वायलेट, गुड का मतलब हो गया आपका ग्रे कलर और यहाँ पर हो गया वेरी गुड वाइफ, डब्लू से हो गया आपका वाइट कलर हो जाएगा। तो इसी आधार पर आप है कि बी के लिए आप लोग 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से आप समझेंगे कि इसका प्रतिरोध का मान निकल, जैसे लाल के लिए कितना होता है कोड, तो लाल के लिए 2 होता है। उसके बाद है हरा के लिए 5 होता है। अब तीसरा पट्टी बताती है गुणांक को, टॉलरेंस को, सॉरी मल्टीप्लायर को बताती है। तो तीसरी पट्टी नीला के लिए गुणांक 10⁶ होता है। अब डी है चांदी कलर, चांदी या चौथी पट्टी बताती है कितना त्रुटिमान है, उसमें कितना टॉलरेंस है। तो टॉलरेंस यहाँ चांदी के लिए होता है +-10%। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं। अन्योन्य का मतलब है किसी दूसरे की मदद से कुंडली में धारा का प्रवाहित होना, किसी दूसरे स्रोत की मदद से कुंडली में धारा का प्रवाहित होना। तो हमने क्या ले लिया, ये पहला कुंडली ले लिया, पहला कुंडली के कारण कुंडली दूसरा में, पहले कॉइल के कारण कॉइल दूसरा में विद्युत धारा प्रवाहित होने की घटना ही क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। यहाँ पर मैंने पूरा लिखा कि एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। यहाँ चित्र में देखेंगे तो 2 कुंडली है। कुंडली पहला है जिसमें धारा का परिवर्तन हो रहा है और कुंडली दूसरा में है कि विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। विद्युत वाहक बल प्रेरित होने का कारण क्या है कि पहला कुंडली में विद्युत धारा में परिवर्तन होगा तो दूसरे कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चौक कुंडली से आप क्या समझते हैं। तो चौक कुंडली होता है, चौक कुंडली एक प्रकार की
एक प्रकार की कुंडली है, एक प्रकार का परिपथ है, बना हुआ परिपथ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एल रहेगा और सी रहेगा। एल का मतलब प्रेरकत्व और सी का मतलब संधारित्र होगा। इसमें प्रतिरोध आर जीरो होता है, आर का मान जीरो होगा। आर का मान आर रहता है लेकिन इतना कम मात्रा में रहता है कि उसको हम लोग नगण्य मानकर चलते हैं। अब है ये देखिए, ध्यान से समझेंगे, चौक कुंडली क्या होता है कि उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली होती है। उच्च प्रेरकत्व यानी इसमें सबसे ज्यादा का अमाउंट एल रहेगा, उसके बाद सी, आर का मान नगण्य रहेगा। कुंडली होती है जो नर्म लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है, चौक कुंडली कहलाता है। इस कुंडली का प्रतिरोध लगभग शून्य रहता है। इसका प्रतिघात बहुत अधिक होता है। प्रतिघात क्या हो जाएगा, बहुत अधिक होगा। हाँ, प्रतिघात अधिक होने का कारण है कि एल का मान बहुत ज्यादा होता है, जो परिपथ की प्रतिबाधा को घटा देता है। एल का मान बहुत ज्यादा लेकिन सी का मान कम होने के कारण क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा का मान बहुत क्या कर देगा, वहां पर बढ़ा देगा। प्रतिबाधा क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ा देगा। तो यहाँ पर हमने एक है कि नर्म लोहे की कुंडली लिए है और नर्म लोहे की कुंडली पर या नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे की कुंडली को हम लोग लपेट दिया, तो इस तरह से हम लोग चौक कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा क्वेश्चन कि चुंबक के दो मानक स्थिति को लिखो। तो चुंबक के दो मानक स्थिति होता है, पहला चुंबकीय अक्ष और दूसरा होता है निरक्षीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष और निरक्षीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष और निरक्षीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष और निरक्षीय। चुंबकीय अक्ष क्या किसको कहेंगे, तो चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर गुजरने वाली अक्ष चुंबकीय अक्ष कहलाती है। और निरक्षीय अक्ष चुंबकीय अक्ष के लंबवत होकर, चुंबकीय अक्ष के लंबवत होकर गुजरने वाली रेखा चुंबकीय याम्योत्तर या निरक्षीय अक्ष कहलाती है। यहाँ फिगर में देखेंगे तो एक्स और एक्स डैश चुंबकीय अक्ष है, वाई और वाई डैश चुंबकीय याम्योत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व। पृथ्वी के चुंबकीय तत्व में तीन ही एलिमेंट आता है। पहला एलिमेंट है दिक्पात कोण, पहला है दिक्पात कोण है, और उसके बाद अगला है आपका नमन कोण या नत्ती कोण, और तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। तो पहला दिक्पात कोण समझेंगे, तो क्योंकि ऐसे यहाँ पे है क्वेश्चन कह रहा कि पृथ्वी के चुंबकीय घटक को लिखें, तो आपको लिखना है कि दिक्पात कोण पहला हो गया, दूसरा नमन कोण हो गया, तीसरा हो गया चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो दिक्पात कोण क्या होता है, तो ये होता है चुंबकीय किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब ये 90 डिग्री से कम आएगा, यानी दिक्पात कोण का मान हमेशा 90 से कम आएगा, 90 से छोटा रहेगा दिक्पात कोण का मान। अगला है नमन कोण, तो किसी स्थान पर नमन कोण, नमन कोण का एक और नाम है नत्ती कोण। नत्ती कोण वह होता है जो चुंबकीय याम्योत्तर और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। और याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है कि ध्रुव पर नत्ती कोण का मान 90 डिग्री होता है या नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, और निरक्षीय अक्ष अर्थात विषुवत रेखा पर इसका मान 0 होता है। और पृथ्वी के चुंबकीय घटक याद रखना है एच बराबर, एच बोले तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्षैतिज घटक होता है बी कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक होता है बी साइन थीटा, और दोनों का अनुपात करेंगे, यानी इसको और इसको भाग देंगे तो आ जाएगा बी बी भी बाई एच आएगा, अभी बाई एच, बी से बी कट जाएगा और आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मैं लिख करके देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में इससे आना ही है 10 मार्क्स से। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। अपवर्तनांक का डिफिनीशन ही होता है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश के वेगों का अनुपात के बराबर होता है। और प्रकाश की चाल वायु में और प्रकाश की चाल किसी दूसरे मीडियम में, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक एक विमाहीन और इकाईहीन राशि है, यानी अपवर्तनांक का ना तो कोई इकाई होगा और ना ही कोई विमा होगी। और अपवर्तनांक को सूचित करते हैं हम लोग म्यू से, और म्यू बराबर हो जाएगा सी बाई भी। सी क्या है, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10 के पावर 8 होती है। और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल हमने क्या मान लिया, भी, तो यहाँ से आ गया अपवर्तनांक का फॉर्मूला म्यू बराबर सी बाई भी। हमने कुछ लिखा यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए लिख दिया है कि ऑब्जेक्टिव यहाँ भी आने की संभावना है कि वायु का अपवर्तनांक देखें तो वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, जल का अपवर्तनांक 4/3 होता है, कांच का अपवर्तनांक 3/2, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, 2.42। पिछले बार भी देखेंगे तो हीरा का अपवर्तनांक भी पूछा गया था, और इस बार बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हीरा का अपवर्तनांक पूछा हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कि संपर्कित लेंस से आप क्या समझते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस क्या होता है,
तो दो लेंस को क्या करते हैं, एक ही अक्ष पर समायोजित किया जाता है, तो ये दोनों लेंस कहलाते हैं कॉन्टैक्ट लेंस कहलाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस कहलाते हैं, संपर्कित लेंस कहलाते हैं। संपर्कित लेंस और संपर्कित लेंस की क्षमता क्या होती है, तो इस संपर्कित लेंस की जो फोकस दूरी होगी उस फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही क्या कहलाएगा, उसकी क्षमता कहलाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा सबसे पहले समझें संपर्कित लेंस क्या, तो यदि दो या दो से अधिक लेंसों को एक ही अक्ष पर समायोजित किया जाता है तो बने नए लेंस संपर्कित लेंस कहलाते हैं। संपर्कित लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसकी क्षमता कहलाती है। और P बराबर यहाँ से 1/f कॉन्टैक्ट, एफ कॉन्टैक्ट का मतलब संपर्कित लेंस की फोकस दूरी हो गई। यहाँ पर हमने फिगर में दिखाया है कि दो लेंस लिया, दोनों लेंस के बीच की दूरी d है। पहले लेंस L1 का फोकस दूरी f1 और दूसरे का फोकस दूरी f1 है। इन दोनों लेंस का समतुल्य फोकस दूरी f है, तो f बराबर फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 इंटू f2। यहाँ ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस dy f1 f2। और यहाँ से इसका 1/f को ही हम लोग बोलते हैं क्षमता, यानी क्षमता बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/f होगा। यहाँ पर क्या है, f1 क्या था, तो L1 लेंस की फोकस दूरी, f2 क्या है, L2 ये वाला L2 लेंस है, L2 लेंस की फोकस दूरी, और ये कॉन्टैक्ट लेंस की फोकस दूरी क्या है, f है। और 1/f करेंगे तो ये शक्ति निकल जाएगा। और डी क्या है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, देखें यहाँ डी है, दोनों लेंस के बीच की दूरी क्या है, डी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा निकट दृष्टि दोष के कारण लिखना है। तो आप सबसे पहले जानेंगे दृष्टि दोष क्या है। तो दृष्टि दोष होता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके रेटिना के पहले या रेटिना के बाद बन जाता है। इसके कारण क्या होता है कि वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, मतलब धुंधली दिखाई देती है। और इस प्रकार के दोष को हम लोग बोलते हैं मानव नेत्र दृष्टि दोष बोलते हैं। और ये दृष्टि दोष चार प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अभिमुखता, चार प्रकार के होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष पहले समझे। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष का कारण है, तो यही कारण पूछा कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या। तो देखिए निकट दृष्टि दोष का दो कारण है। पहला कि नेत्र गोलार्ध की, मतलब नेत्र का जो साइज है वो भी बढ़ जाता है, यानी नेत्र का जो साइज है, एक्चुअल साइज आप लोग जानते हैं कि नेत्र लगभग गोलाकार होता है, यानी वो उसकी उसकी गोलाई है, वो है गोला है, वो बढ़ जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाने के कारण क्या होगा कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। और बढ़ने के कारण फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, गोलार्ध बढ़ जाता है लेकिन नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग जनरली अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो याद रखना कि निकट दृष्टि दोष के दो कारण है। पहला है कि नेत्र लेंस के गोलार्ध की लंबाई बढ़ जाती है, और दूसरा कारण है कि आंख के लेंस की फोकस दूरी घट जाने से होती है। और इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष क्या है, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष के भी दो कारण होते हैं, इसमें गोलार्ध की लंबाई कम जाती है और फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। इसके बाद तीसरा है जरा दृष्टि दोष, जिसको बुढ़ापे की बीमारी कहते हैं। यानी इसमें न तो वस्तु को नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, नहीं दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ड्यूफोक्सी लेंस, बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। इसके बाद तीसरा जानते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है कि वस्तु को अगर क्षैतिज रख दिया जाए तो स्पष्ट दिखाई दे देगा, लेकिन जैसे ही ऊर्ध्वाधर रखी वस्तु है स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अबिंदुकता का सबसे मेन एक और प्रॉब्लम उसमें आता है कि कलर पहचान करने में दिक्कत होती है। कलर कहने का मतलब दो कलर को पहचान करने में प्रॉब्लम आती है, एक लाल कलर और दूसरा हरा कलर पहचान करने में प्रॉब्लम होती है। और इसका कारण होता है कि आँख में छर्नुमा और शंकुनुमा आकार होते हैं, उसका साइज है एक्चुअल साइज से कम जाता है, यही कारण अबिंदुकता होता है। अबिंदुकता को दूर करने के लिए जनरली बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं। इंद्रधनुष, वर्षा के दिनों में क्या होता है कि जब बारिश होती है तो प्रकाश की छोटी छोटी बूंदें ऐसे लगते हैं कि लटक रही है वो, और उस बूंदों पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो प्रकाश किरणें हैं, उससे प्रकाश का अपवर्तन होता है।
और अपवर्तन के कारण इस 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसके कारण देखेंगे कि आकाश में एक चाप दिखाई देता है और उस चाप वो विभिन्न रंगों की चाप होती है और इन चापों को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। यानी यहाँ लिखा कि वर्षा के दिनों में सूर्य का प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब आकाश में लटकी जल की बूंदे पर पड़ती है तो कभी 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 प्रेक्षक को जिसकी पीठ सूर्य की ओर हो आकाश में स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम के रंगों वाली एक सकेंद्रीय चाप, सकेंद्रीय मतलब जिसका केंद्र एक ही हो, सकेंद्रीय चाप दिखाई देती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष की उत्पत्ति वर्षा की बूंदों से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण तथा आंतरिक प्रवर्तन की क्रियाओं के कारण होती है। यहाँ हमने देखा, यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया है, ये आपका इंद्रधनुष का प्राइमरी इंद्रधनुष है या प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल वाला ऊपर रहेगा और बैगनी वाला नीचे रहेगा। और जनरली है कि प्राथमिक इंद्रधनुष ही दिखाई देता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता। द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है कि धुंधला होता है, रेयर कंडीशन में बनता है, उतना पता भी नहीं चलता कि इंद्रधनुष बना है, तो बहुत कम कंडीशन बनता है। सेकेंडरी इंद्रधनुष इसका जस्ट उल्टा होता है। सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है कि रेड वाला नीचे हो जाएगा, वायलेट वाला ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पर कलर का किस तरह से कलर अरेंज रहता है, उस कलर को भी हमने है, उस कलर को भी है यहाँ पर हमने दिखा दिया है कि वी और वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, आई फॉर इंडिगो, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, आर फॉर रेड। चुप करोगे रे। प्राइमरी रेनबो में अभी मैंने बताया कि रेड कलर ऊपर रहेगा, वायलेट नीचे रहेगा, लेकिन सेकेंडरी रेनबो में वायलेट ऊपर और रेड नीचे रहेगा। प्रेक्षक के सबसे नजदीक दिखाई देता कौन है? प्राइमरी रेनबो में प्रेक्षक के सबसे नजदीक रहेगा वायलेट रहेगा, लेकिन सेकेंडरी रेनबो में रेड सबसे नजदीक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तरंगाग्र को समझाएं, कि तरंगाग्र से आप क्या समझते हैं। तो तरंगाग्र एक प्रकार का काल्पनिक पथ है, काल्पनिक पृष्ठ है, और इस पृष्ठ पर जितने भी कण पड़ते हैं, प्रकाश किरण के जितने भी कण पड़ते हैं, वो सारे के सारे कम एक समान रूप से कंपन करते हैं और समान कला में होते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो जो काल्पनिक पृष्ठ है उस काल्पनिक पृष्ठ को हम लोग तरंगाग्र नाम देते हैं। तो यहाँ ध्यान से समझेंगे कि तरंगाग्र माध्यम में स्थित ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, एक काल्पनिक पृष्ठ है जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। और ये तरंगाग्र की परिकल्पना सब सर्वप्रथम हाइगन ने की थी। हाइगन के अनुसार प्रकाश स्रोत के प्रत्येक बिंदु से प्रकाश का संचरण सभी दिशाओं में अनुप्रस्थ तरंग के रूप में होता है। किसी भी समंग तथा समदिश माध्यम में प्रकाश का वेग सभी दिशाओं में समान होता है, अतः किसी बिंदुवत प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित माध्यमों के कण का कंपन की कला समान दिशा में होती है, तो उस काल्पनिक पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। हमने एक क्या लिया है कि एक यहाँ पर बिंदु स्रोत बनाया है और बिंदु स्रोत से कुछ दूरी पर देखें तो ये आपका तरंगाग्र इस तरह से बना हुआ है, और इस तरह से गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होता है। इस तरह से ये चारों दिशाओं में होगा तो इस तरह से गोलीय आपका तरंगाग्र, इस तरह से गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा से आप क्या समझ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा है कि किसी नाभिक के बंधन की ऊर्जा और वह ऊर्जा का परिमाण हो जो नाभिक के न्यूक्लियन हो। न्यूक्लियनों का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। आप जानते हैं कि नाभिक से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना काफी मुश्किल है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जिस बंधन से जुड़े होते हैं, जितनी इसके बीच की एनर्जी होती है, उसको अलग करने में जितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा बोलते हैं। यानी बंधन ऊर्जा होता है किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा, ऊर्जा का वह परिमाण है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक है। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा को हम लोग सूचित करते हैं बी से, और बी बराबर होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या है, तो डेल्टा एम है आपका द्रव्यमान क्षति, डेल्टा एम क्या है, डेल्टा एम है आपका मास डिफेक्ट है, ये मास डिफेक्ट है, मास डिफेक्ट है, मास डिफेक्ट है, द्रव्यमान क्षति है, द्रव्यमान
क्षति, और सी है आपका प्रकाश की चाल है। अगर द्रव्यमान क्षति एएमयू में रहेगा, एटॉमिक मास यूनिट में रहेगा, तब यहाँ पर याद रखेंगे द्रव्यमान क्षति एएमयू में रहेगा तो उसके लिए सी स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे यहाँ 931 रखेंगे। और यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा, एम फॉर मेगा, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, वी फॉर वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा कि एंड गेट अगला क्वेश्चन है कि एंड गेट से क्या समझते हैं, या एंड गेट के बारे में बताएं या समझाएं। तो एंड गेट यह एक प्रकार का आधारी गेट है, और संकेत इसका देखेंगे तो डी, यहाँ पर ध्यान देंगे समझने की ट्रिक है कि ये डी जैसे रहेगा उसी के लेटर जैसा रहता है। तो एंड गेट है, हमने ए और बी दो इनपुट लिया और आउटपुट बराबर ए एंड आउटपुट वाई इक्वल टू ए एंड बी है, जहाँ ए और बी इनपुट, निवेशी का इंग्लिश होता है इनपुट, और यहाँ पर वाई आउटपुट है। और बुलिया व्यंजक देखें तो y बराबर ए एंड बी होगा। सर्किट डायग्राम, तो यहाँ सर्किट डायग्राम में यहाँ पर हमने दो स्विच लिया था, दो स्विच के कारण दो स्विच लिया था, यहाँ दो स्विच ए और बी है, हमने यहाँ सप्लाई दिया और यहाँ पर बल्ब जो कि आउटपुट देगा। यहाँ पर अब हम लोग समझते हैं कि इसका इसका ट्रुथ टेबल कैसे लिखें। ट्रुथ टेबल में ध्यान रखेंगे कि खास करके एंड गेट के लिए कि जब दोनों 0 0 होगा तो उस समय 0 होगा, 0 1 पर ये 0 होगा, 1 0 पर 0 होगा, 1 1 पर 1 होगा। यानी 0 0 का मतलब, 0 का मतलब है इनपुट लो होना, और 1 का मतलब है इनपुट हाई होना। इनपुट क्या होना, हाई होना। 0 का मतलब एक और चीज समझेंगे, ऑफ, स्विच ऑफ है, और 1 का मतलब स्विच क्या है, ऑन है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रति चुंबकीय पदार्थ के दो उदाहरण लिखें। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ पहले समझते हैं कि क्या है। तो कि चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण मैक्सवेल ने किया था। मैक्सवेल ने चुंबकीय पदार्थों को उसके नेचर के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया था। पहला लौह चुंबकीय पदार्थ, दूसरा है अणुचुंबकीय पदार्थ, और तीसरा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाते, मतलब शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ में आता लोहा, कोबाल्ट, निकेल, फेराइट, गैडोलिनियम, ये सारे पदार्थ आते हैं। उसके बाद प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जब जब उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो वो प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं। और यहाँ एग्जाम्पल में देखें तो बिस्मथ और कॉपर, H2O भी होता है, इसमें H2O भी होता है। तो बिस्मथ, तो यहाँ दो एग्जाम्पल लिखना था, दो उदाहरण लिखना था, तो बिस्मथ और कॉपर आप लिख सकते हैं। अगला नमन कोण की परिभाषा लिखें। अभी मैंने बताया था, वहाँ पूछा था पृथ्वी के चुंबकीय घटकों को बताएं, तो पृथ्वी के चुंबकीय घटक में ही आता था। पहला कौन था, दिक्पात कोण था, दूसरा नत्ती कोण था, और तीसरा था क्षैतिज घटक था। नमन कोण क्या है, तो किसी स्थान पर नत्ती कोण, नमन कोण वह कोण है जहाँ चुंबकीय यमयोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तथा क्षैतिज क्षेत्र की दिशा के बीच बनता है। ध्रुव पर नमन कोण का मान हमेशा 90 डिग्री होता है, और विषुवत रेखा पर इसका मान 0 डिग्री होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने। अगला लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि अर्धचालक क्या है, या अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आंशिक रूप से होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक के एग्जाम्पल में दो शुद्ध अर्धचालक मैंने एग्जाम्पल में कहा, सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक होते हैं। अगला है इसकी चालकता और प्रतिरोधकता। इसकी चालकता और प्रतिरोधकता चालक और कुचालकों के बीच होती है। इसे गर्म करने पर, जब अर्धचालक पदार्थ को गर्म करेंगे, प्रतिरोधकता घटती है जबकि चालकता का मान बढ़ता है। इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रॉन चतुष्फलकीय होता है। इसके बाद हम कक्षा में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कार्बन अपवाद में, सी क्या है, अपवाद में है। तो ये था दोस्तों आप लोग के सामने 20 का 20 क्वेश्चन का जवाब। सभी को देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए वीडियो देखने के लिए आप लोग है चैनल पे आप साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार, आदाब, जय हिंद।